जी भैया, मतलब एनवायरनमेंट, लास्ट टाइम आपने एनवायरनमेंट बोला था, तो मैं उससे मतलब एक एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से रिलेशन जो है, वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहा था। मगर अभी आपने फिर से बताया तो काफ़ी उस चीज़ पे ध्यान गया कि हाँ, एक ह्यूमन का मतलब इकाई को मैं मतलब एनवायरनमेंट से ही ले रहा था। मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि काफ़ी चीज़ें जैसे पोषण खाने के लेके या फिर एक अनुकूलता होगी क्लाइमेट में या फिर अदरवाइज एनवायरनमेंट में, मगर ज़्यादातर रिलेशंस में नहीं देख पा रहे थे। मगर हाँ, उससे पता चल रहा है कि पार्टनर हो या फिर आपके फ्रेंड हो या रिलेटिव हों, वो भी काफ़ी आप पे अ, उसका प्रभाव है कि वो आपकी तरफ उसका शोषण हो रहा है, या आप कर रहे हैं, या आपका हो रहा है, या आपका पोषण हो रहा है, या मतलब दूसरे का पोषण हो रहा है। बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। है ना? तो कहीं पे एक ऐसा भी सेंटेंस आया था कि जागृत मानव ही दूसरे मानवों का पोषण करने के लिए योग्य होता है या समर्थ होता है ना? तो ये वाली बात भी ठीक ही लगती है कि है ना? जब मेरे में कैपेबिलिटी होगी, वो कैपेबिलिटी कब होगी? जो ये जागृत मानव या स्वायत्त मानव, ये अलग-अलग शब्द बाबा जी ने दिए हैं, मैं उस स्थिति तक पहुँचूँ। अभी पहुँचूँ नहीं, उस रास्ते पे हूँ, तो भी ठीक है। मतलब अपनी स्थिति जो है उसकी ईमानदारी से स्पष्टता सामने रखते हुए जो है वो की जाए। इस चीज़ को भी बाबा जी ने काफ़ी बार एम्फसाइज़ किया है कि अब हर एक आदमी जागृत होकर ही समझाएगा, अभी कोई जागृत नहीं हुआ तो वो चुप ही बैठा रहेगा। तो भी मतलब वो फिर जो हम चाहते हैं वो होगा नहीं। तो जो अभी समझ रहे हैं, वो भी जितना समझे हैं, वो व्यक्त करें, शेयर करें, अगर वो करना चाहते हैं, और साथ में अपनी स्थिति भी सही ईमानदारी के साथ में घोषणा करते हुए चलें कि भैया मैं अभी समझा नहीं हूँ। यही चीज़ हम भी आप लोगों के साथ में मिल-जुल कर, श्रवण भैया आए हैं, अंकित भाई आए हैं ना, हम लोग भी इसी भाव के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम भी अभी पूरे नहीं समझे, लेकिन जितना समझा है उतना आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो इकाई प्लस अनुकूल इकाई, इसमें इकाई को मानव इकाई के रूप में देखा जाए। आपने अच्छे से कहा कि अभी अभी ये ज्यादा क्लैरिटी बनी है कि ये इकाई जो है, ये जो 4 अवस्थाएं हैं, अभी तक हम इसको पहली 3 अवस्थाओं में देखते थे ज्यादा। यहाँ पर ये चौथी अवस्था, जो ज्ञान अवस्था है, जो मानव है, हमारा भी एक दूसरे पर जो कुछ प्रभाव पड़ रहा है हमारे आसपास, जो है, जो ये अनुकूल इकाइयां हैं, ये हम लोगों ने पिछली बार बात भी की थी। रजत भाई के साथ भी पूरा इस पे चर्चा हो गई थी कि ये जो हमारे आसपास अनुकूल इकाइयां जो हैं, है ना, ये समय के साथ साथ बड़ी हैं, इनकी संख्या अधिक हुई है या कम हुई है, ये भी एक ध्यान में देखने की बात है। मतलब हम अपने बच्चों को भी जब कहते हैं कि अच्छे माहौल में रहो, है ना, तो यही कहना चाह रहे हैं कि अनुकूल इकाइयां हैं दूसरे मानव, उनके साथ में रहो। तो ऐसे अनुकूल मानव जो है वो अपने आसपास संख्या बढ़ती हुई दिखती है या कम होती हुई दिखती है? तो शायद पीड़ा का कारण यही रहता है कि भाई ऐसे लोग जो है वो काफ़ी रेयरली दिखते हैं, जिनके साथ में हम अपने साथ, अपने बच्चों के साथ में पूरा विश्वास पूर्वक जो है वो हम जी पाएँ। तो मतलब ये वाली चीज़ें जो है, इस तरह से हमने इस कॉन्टेक्स्ट में अनुकूल इकाई को पिछली बार भी डिस्कस किया था। भैया, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान में आ रही है कि अगर किसी के साथ में अगर शोषण शोषण का भाव आए, तो वहाँ पे मूल्यांकन जो है वो सही हो रहा है, वो भी सोचना की बात है कि बिल्कुल ठीक कि बात। कि हमारे को तो फ़ील हो रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का ही हो रहा हो। हाँ, हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी जो है ना धीरे से, अब जैसे-जैसे इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है ना, तो अभी तक हमने हमने ना 2 कैटेगरीज़ में अमानवीयता को देखा था। अब वो शब्द भी ना धीरे-धीरे करके देखिए अब हमारा एक बड़ा अच्छा फाउंडेशन बन गई है। जैसे पशु मानव और राक्षस मानव, है ना? ये वाले 2 कैटेगरीज़ में अ, आती है अमानवीयता, या अमानवीयता में ये वाली 2 कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, पशु मानव और राक्षस मानव। इन दोनों में अंतर कैसे देखते हैं? तो जो मेरा मतलब इसमें एक ध्यान गया कि जो जो राक्षस मानव है, वो जैसे ये आपकी महेश जी की बात से ये लिंक होते हुए मेरे को लगा कि यहाँ पर एकदम से इसको मेंशन करें। कोई चीज़ गलत है, वो
अपराध है ना, ये जानते हुए कर रहा है, उसको हम राक्षस मानव की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है। और काफी बार क्या रहता है कि भैया एक बारी बता दीजिए फिर से प्लीज। कि कोई कोई कार्य जो है वो अपराध की कैटेगरी में आता है, करने वाले की अपनी पूरी स्पष्टता है कि ये अपराध की कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी वो उसको करता है ना। किसी की जेब काटना है ना, किसी का मर्डर करना, मतलब जो भी इस तरह की चीजें जो है, मतलब वो अगर मतलब बिल्कुल मैं एक ट्रेडिशनल तरीके से कह रहा हूँ, मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जिसको अमूमन पूरी दुनिया में एक अपराध के रूप में देखा जाता है, और किसी व्यक्ति के पास में ये सूचना भी ना हो कि ये अपराध है या नहीं है, ऐसा कहना बनता नहीं है। तो करने वाले को मालूम है, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। ठीक है। तो जानबूझकर शोषण कर रहा है ना। तो ये एक हम अपने में एक अगर डिस्टिंक्शन करना चाहें तो ये स्पष्ट रूप से राक्षस मानव में आ जाएगा। अभी पशु मानव भी काफी गलतियां करता है ना। उसको काफी स्पष्टता नहीं है। जैसे कि अभी हम अपने में मैं देखूं, जैसे मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है ना। मुझे शरीर का भी पोषण करना है बच्चों का, और जीवन का भी पोषण करना है, और मैं करना चाहता हूं। एक ये वाली स्थिति बनती है। एक ये होता है कि इससे पहले की स्थिति है कि पता ही नहीं है कि जीवन का कुछ करना है कि नहीं करना, है ना। काफी सारे पेरेंट्स ने अनजाने में इस तरह की गलतियां की हैं, तो भैया शरीर को ही बड़ा किया और ऐसा मान लिया कि जीवन का पोषण अपने आप हो गया। ठीक है। तो जानबूझकर कुछ शोषण किया हो बच्चों का, ऐसा कहते हुए नहीं बनता है, लेकिन पोषण पूरा क्या था, इस तरफ ध्यान नहीं गया और वो काम नहीं कर पाए, अनजाने में हो रहा है, अपनी ही स्पष्टता नहीं है ना। तो ये एक पशु मानव वाला जो है, मतलब तो एक डिस्टिंक्शन, एक अपराध। तो इसको जो है ना बाबा जी ने दो शब्दों में अलग अलग रखा है, एक है अपराध और एक है गलती, है ना। तो गलती हो जाती है, अपराध किया जाता है, राइट। तो जानते बूझते जब हम कह रहे हैं उसको अपराध कह रहे हैं, और अपनी ही स्पष्टता नहीं है कि सही गलत क्या है, तो जितना जानते थे उसके हिसाब से अपनी भूमिका, अपनी ड्यूटी उसको पूरा कर लिया। तो ऐसे में गलतियां हो रही हैं समाज में, है ना। तो समाज में दो तरह से, मतलब उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, एक गलतियां हो रही हैं और एक अपराध हो रहा है। दोनों को ही हैंडल करना है ना। तो गलती वाले पार्ट में ये अपनी स्पष्टता बने, जितना हम इसको ये मध्यस्थ दर्शन में बात कर रहे हैं, काफी कुछ जो है ये हम गलतियां ना कर पाए, अनजाने में ना करें, है ना। हमारा सही जो सत्य की बात है, जो जितनी की वो सत्य समझ में आए। सत्य मतलब मैं अस्तित्व को समझूं, मानव को भी समझूं। मानव को समझूंगा तो मानव का पोषण क्या होगा ये समझ में आएगा, और अगर हम पोषण नहीं कर पाते हैं तो फिर गलती से शोषण ही हो जाता है। ये जो है एक मूल में बेसिकली ऐसा कह सकते ये क्वेश्चन था कि क्या अपराध और गलती जो है वो जीवन का एक वो है एट्रीब्यूट, या जो मर्जी कह लें उस चीज को। हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक पीछे का एक प्रोग्राम देखा था, कुछ समय हो गया है। उसमें एक मर्डर के बारे में बताया था कि वो सीरियल किलर है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो किलिंग करता है उसके बाद भी उसके ब्रेन के अंदर जो एक इमोशन वाला भाग है वो एक्टिव नहीं होता। तो उसको सोच के मेरे को समझ नहीं पा रहा था कि कैसा। तो ये इमोशन वाला पार्ट ये ब्रेन में नहीं होता है, मतलब जो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव है ना। इमोशन वाला पार्ट जो है ये जीवन में है ना। तो मतलब उसका जीवन की तरफ बिल्कुल ध्यान है नहीं, मतलब इसीलिए जो कुछ भी वो कर रहा है वो कर रहा है। संजय भैया, हाँ जी। महेश भैया की बात को मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ कि कुछ ऐसे मेडिकल केसेस रहे हैं जहां पर कि जो उनका लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है उसके बीच का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट होने की वजह से, कैन यू हियर मी? हाँ जी। हाँ जी। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो मतलब बिकॉज ऑफ द मेडिकल कंडीशन वो उसके अंदर का जो इमोशनल पार्ट है वो
खत्म सा हो गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना में कुछ लोगों को टेस्ट जो है अब परमानेंटली उनका वो टेस्ट बड चले गए हैं। तो एक तो एक मतलब ये एग्जांपल है कि भाई वो जो कर रहा है उसको उसकी वजह से उसका जो परिणाम है उसको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा डिटेल हो गया। मेरा एक और इसी के साथ मिलता हुआ प्रश्न ये है कि हमें पता है कि चोरी करना गलत है, लेकिन अगर कोई नीड में है, लेट्स से किसी को फूड चाहिए ही चाहिए और वो कुछ नहीं कर पा रहा है और केवल उसके पास एकमात्र सहारा है कि भाई कहीं से मैं चुरा लूं, तो यहाँ पर वो क्योंकि मुझे पता है कि वो गलती है, वो चोरी करना गलत है, तो वहां पे वो गलती वाले में उसमें है या वो अपराध वाले उसमें है? तो इसको देखते हैं भैया, ये धीरे धीरे करके सारी चीजें आएंगी। मतलब एक जैसे कई बार हम ना एक जनरल सा रिकैप कर रहे होते हैं तो उसी में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि पूरा ऐसा लगता है कि पूरी मीटिंग उसी तरफ ना चली जाए। तो देखिए ये सारी चीजें जैसे जैसे हम डिटेल में जाएंगे ये आने वाली हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब आएंगी तो वहां पे ना हमारे सामने बाबा जी का लिखा हुआ भी रहता है। तो एक हमारा हम वी स्टे ग्राउंडेड। अभी मेरे से भी ये गलती हो जाती है कि जब वो सामने नहीं रहता तो कितना मैं मध्यस्थ दर्शन की बात रख रहा हूं और कितनी मैं अपनी एजम्पशन और अपनी जो मेरी कंडीशनिंग है वो रख रहा हूं। ये मैं भी कई बार खुद में भी कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आई डू नॉट वांट जी भैया। टू मिसगाइड ऑल ऑफ यू, है ना। तो जब वो आएंगे मुद्दे वो तब उसमें देख लेंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उस तरफ हमारा ध्यान बना रहे। जैसे परंपरा में भी अगर हम देखें तो काफी बार ऐसा हुआ है कि काफी लोगों ने या कई लोगों ने हिस्ट्री में और कई बार तो लोक कथाओं में कुछ ऐसा किया है जो देखने में तो अपराध वाला आता है, लेकिन समाज ने उनको हीरो के रूप में स्वीकारा है ना। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, है ना, उन्होंने भी जैसे भगत सिंह वगैरह है, मतलब उन्होंने पिस्टल उठाई और किसी को मारा। अभी देखने में तो ये मर्डर ही लगता है, लेकिन पूरा देश जो है वो उनको अभी भी जैसे कहते हैं कि एक हीरो की तरह से और एक अच्छे भाव के साथ में देखते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल आता है ऐसे ही लोक कथाओं के रूप में, एक रॉबिन हुड की कहानियां बड़ी चलती हैं, है ना। तो अब रॉबिन हुड को भी अगर टेक्निकली देखेंगे तो वो चोरी डाके ही करता था, ठीक है। लेकिन लेकिन परंपरा में उसको भी एक हीरो के रूप में देखा गया है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है ना वो शब्द आते हैं कई बार, हिंसा प्रतिहिंसा। तो कोई व्यक्ति हिंसा करता है और फिर उसकी प्रतिहिंसा होती है, काउंटर वायलेंस रहती है। तो अब जो काउंटर वायलेंस कर रहा है वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है ना। तो ये जो है वो आपका सवाल है। तो ये अपने में भी शोध करके देखा जाए कि मतलब क्या ऐसे वायलेंस और काउंटर वायलेंस होती रहे और इससे मानवीय परंपरा बनेगी। ऐसा भी इतिहास में हमारे पास में हजारों साल का इतिहास रहा है, ऐसा मानवीय परंपरा बन नहीं पाई है, ठीक है। तो ध्यान ये रहे कि इवेंचुअली जो है वो ना वायलेंस हो और नो, तो वायलेंस नहीं हो तो काउंटर वायलेंस भी नहीं होगी। और वायलेंस कैसे ना हो, भाव की तरफ ध्यान जाता है तभी वायलेंस नहीं होती है। इसीलिए कोई भी, काफी सारे लोग जो है वो बाहर जाके समाज में काफी कुछ उल्टा पुल्टा करते हो, जब घर में आते हैं तो घर के लोगों के साथ में वो सारा गलत काम नहीं करते हैं जो बाहर करके आते हैं। क्योंकि घर के लोगों के साथ में एक भावपूर्ण जुड़ाव बना रहता है। तो जहां पर भावनात्मक जुड़ाव रहता है वहां पर आदमी कोशिश रहती है, नेचुरल डिजाइन है कि न्यायपूर्वक ही पेश आता है। तो हम इस चीज की तरफ हर एक बच्चे का ध्यान दिला पाए। तो जैसे जैसे हमारा ये ध्यान जाता है, हमारी न्यायपूर्वक जीने की इच्छा भी इट गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, है ना। जितना हम इसको अपने में देख पाते हैं उतना इसकी यूनिवर्सैलिटी की तरफ भी ध्यान जाता है कि भैया ये सिर्फ मेरे साथ में नहीं है। हम अपने आसपास और लोगों से भी बात करते हैं तो हाँ ये वेरीफाई होता है कि हाँ भैया ऐसा ही है। मैं जीना तो ठीक ही चाहता था, घर में भी ठीक जीना चाहता हूँ, बाहर भी ठीक जीना चाहता हूँ, है ना। तो न्यायपूर्वक जीकर मैं तृप्त होता हूँ। दैट इज अनदर वे ऑफ गेटिंग हैप्पी। जब तक उस तरफ ध्यान नहीं जाता तब तक इंद्रिय सुख से ही सुखी होने की कामना वही बनी रहती है। उतना ही ध्यान जाता है ना, उससे ज्यादा कुछ है वो पता ही नहीं है, इसलिए फिर गलतियां भी हो रही हैं। तो अभी इतना कह के अभी इसको रोकते हैं, कि जब आगे आएंगे तो उसको देख लेंगे। जी भैया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से पढ़ना था।
तो कोई थोड़ा सा रीड कर ले और फिर आगे करते हैं। मैं पढ़ता हूँ। ठीक है भैया। ओके, सो जहां से हमने हाईलाइट किया है। हाँ जी। भौतिक समृद्धि के लिए मानव के पास केवल 3 ही अर्थ हैं: तन, मन, धन। भ्रमित मानव ने तन, मन और धन से नियोजन से ही प्राप्त प्राकृतिक ऐश्वर्यों को उपयोग तथा भोग करते हुए प्राकृतिक भय, पाशविक भय तथा मानव में निहित अमानवीयता के भय से मुक्त होने की कामना की है। भय से निवारण हेतु समुदाय रूपी सामाजिकता की कामना मानव ने किया। सामाजिकता का अर्थ ही है संबंध एवं संपर्क का निर्वाह। संबंध एवं संपर्क के निर्वाह के लिए आधारभूत प्रेरणा स्रोत 4 हैं: सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था एवं विधि। सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था और विधि पूर्वक मानव ने प्राप्त अर्थ का नियोजन करते हुए सुख की अनुभूति की कामना की है। छोटी से लेकर बड़ी इकाई तक ने अर्थ का उपयोग और उपभोग करते हुए सुखी होने का प्रयास किया है, पर जब एकाकी प्रयोग से उसे सुख की उपलब्धि नहीं हुई तो समाज का गठन हुआ तथा ऐसे गठित समाज में संपर्क एवं संबंधों के निर्वाह के लिए नियम स्वीकृत हुए। इन नियमों का सभ्यता एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने का प्रयास किया गया तथा इन्हें आवश्यकीय तथा अनावश्यकीय नियमों के रूप में माना गया। साथ ही इन्हें ऐसा भी मानने और प्रयोग करने हेतु प्रेरणा देने के लिए व्यवस्था और विधि का जन्म हुआ। मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्व के प्रकाश में संस्कृति समस्त विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त अर्थ, तन, मन और धन की सदुपयोगितात्मक नीतियों का निर्धारण हुआ तथा इन्हें धर्म नीति की संज्ञा दी गई। धर्म नीति मानव का वैभव है। सामाजिकता एक सूत्रता को बनाए रखने के लिए तथा अमानवीयता से मुक्ति के लिए, जिससे मानव को प्राप्त अर्थ, तन, मन और धन की सुरक्षा भी होती हो, ऐसी राजनीति अध्ययन गम्य हुए। सामाजिक इकाई होने के कारण एक मानव ने तन तथा धन की सुरक्षा से परिवार, समाज तथा राष्ट्र की सुरक्षा स्वयमेव सिद्ध है। यह उसी स्थिति में संभव तथा व्यवहार्य है जब मानव के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में एक सूत्रता हो। राजनीति से साकार होने वाली उपलब्धि के मूल तत्व हैं स्वनारी, स्वपुरुष और दया में। भैया यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा गला प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू। इतना कर लेते हैं और फिर इसको आगे बढ़ लेंगे। मतलब ये एक्चुअल में इसके कंटिन्यूटी में ही था, तो ये यहाँ पर जो ये स्टार लगा हुआ है, यहाँ से अनुभूति ही शुरू हो रही है, उसी का डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा मेरे को टाइपो लग रहा है, तो हम यहाँ तक अभी चर्चा कर लेंगे, फिर आगे जो है आगे बढ़ लेंगे। थैंक यू जी भैया। भैया। गला सभी का ही खराब चल रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि गला धीरे धीरे ठीक होगा। मैं भी बोलता हूँ, मेरे को भी बीच बीच में ना अभी भी लगता है कि अभी खराश सी या कुछ कुछ है अभी गले में। आपको तो कोरोना नहीं हुआ था ना? नहीं भैया, कोरोना, लेकिन फ्लू, जो नॉर्मल फ्लू हो रहा है वो तो अभी चूंकि सब चीजें खुल रही हैं तो लोग मिल रहे हैं, तो उससे वजह से सब शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिए भैया। यहाँ पर जी आते भैया। हैं वापस। भौतिक समृद्धि के लिए मानव के पास केवल 3 ही अर्थ है। ठीक, तो क्या है? तन, मन, धन। ये वाली चीज पहले भी आई हुई है कि
अर्थ जो है वो तन मन धन को यहाँ पर अर्थ बोला गया है मध्यस्थ दर्शन में। जो हमारी परंपरागत एजुकेशन है उसमें अर्थ को सिर्फ धन से रिलेट किया गया, जो हम अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है वो मनी से रिलेटेड मैटर्स को एड्रेस करता है ना, धन वाले पार्ट को या साधनों वाले पार्ट को। यहाँ पर अर्थ जो बोला कि मानव के पास में भौतिक समृद्धि के लिए केवल 3 ही अर्थ है। तो भौतिक समृद्धि के लिए मतलब आदमी को कुछ पाने के लिए अपना शरीर भी चाहिए, है ना, शरीर लगाना पड़ेगा ना। हम भी कहीं ऑफिस में जाते हैं तो काम करते हैं, किसान किसी खेत में काम करता है ना, घर में भी कुछ काम होता है तो वो भी कोई ना कोई हम में से करता ही है, तो तन लगाना पड़ता है। उस तन के साथ में एक स्किल्स वाला पार्ट भी रहता है। तो उस वस्तु का एक ज्ञान रहता है तो हम ये काम कर पाते हैं, सिर्फ तन होने से नहीं। अब मेरे को एक खेत में खड़ा कर दो कि भैया गेहूं उगाओ, तो मैं नहीं उगा पाऊंगा। मेरा मेरा तन है मेरे पास में, मेरा मन करता है कि मैं खेती कर लूं, लेकिन जब तक मुझे खेती का ज्ञान नहीं होगा वो कर। तो ये जो ज्ञान वाला पार्ट है इसको मन या जीवन से रिलेट कर रहे हैं। और फिर इवेंचुअली जो है वो कुछ ना कुछ साधन या धन जो है वो चाहिए। तो ये 3 रिसोर्सेज जो है ये हर एक व्यक्ति के पास में है, तन मन धन। कम से कम तन और मन तो हर एक व्यक्ति के पास में है ना। धन वाले पार्ट में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन तन और मन तो ये वाला पोटेंशियल हर व्यक्ति के पास में कॉमनली देखने में मिलता है। अब इसको ऐसा सेट करके फिर आगे बढ़ा रहे हैं कि भ्रमित मानव ने तन मन एवं धन के नियोजन से प्राकृतिक ऐश्वर्यों की को उपयोग तथा भोग करते हुए, है ना, प्राप्त प्राकृतिक ऐश्वर्यों को उपयोग तथा भोग करते हैं। इसका क्या मतलब करें कि ये अपने पास में जो कुछ भी था उससे जो भी प्रकृति में है ना, उसको यूटिलाइज करके हम, मानव की चाहना तो हैप्पीनेस की है, तो इन्हीं प्राकृतिक ऐश्वर्यों को उपयोग तथा भोग करते हुए प्राकृतिक भय, पाश्विक भय तथा मानव में निहित अमानवीयता के भय से मुक्त होने की कामना की है। तो ऐसा माना कि मैं भय से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो प्राकृतिक भय से आदमी भयभीत है, ये हम लोग ने देखा ही था पहले कि 3 तरह के भय है, प्राकृतिक भय, पाश्विक भय तथा मानव में निहित अमानवीयता का भय। तो मैं तन मन धन के नियोजन से प्राकृतिक ऐश्वर्यों के उपयोग से इनसे मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा मानव ने कामना की है, ऐसा कह रहे हैं। ये लगता भी है ठीक, भाई ऐसा ही किया है मानव ने कि भैया अभी भी काफी कुछ जो है लोगों को लगता है कि भैया पैसा वैसा जो है वो ज्यादा इकट्ठा रहेगा तो मैं अपने आप को सिक्योर कर पाऊंगा, मैं जो अमानवीयता वाले काम हो रहे हैं मैं उससे अपने को और अपने परिवार को बचा पाऊंगा। अभी धीरे से बाबा जी आगे चल के इस चीज का थोड़ा विश्लेषण भी कर रहे हैं। भय से निवारण हेतु समुदाय हेतु रूपी सामाजिकता की कामना मानव ने की है। ठीक है, तो अभी 2 शब्दों में बाबा जी ने समाज को 2 कैटेगरीज में रखा है। एक रखा है समुदाय जिसका यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं, और फिर एक संप्रदाय भी कह रहे हैं, उसका रेफरेंस अलग जगह पर आता है। तो संप्रदाय जो है वो जागृति की परंपरा के साथ में एक मानव समूह हो, काफी सारे लोग इकट्ठे रह रहे हो, उसको संप्रदाय कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोग इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन अभी उसमें जागृति की, समाधान की इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया, सिर्फ भोग किया जाए इसके हिसाब से ही जिंदगी जी रहे हैं। तो उसको बाबा जी ने समुदाय कहा है, और ऐसी चेतना को समुदाय चेतना कहा है। तो अभी तक मानव ने भय से निवारण हेतु समुदाय चेतना से जो है कोशिश की गई है। समुदाय चेतना से काम पूरा नहीं हुआ है, ये भ्रमित मानव परंपरा बनी है। सामाजिकता का अर्थ है संबंध एवं संपर्क का निर्वाह। तो यहाँ पर अब जो है संबंध एवं संपर्क, ये 2 शब्द आ गए। इनका अगले पेज पर जाके जितना हमने पढ़ा था उससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो संबंध एवं संपर्क जो है इसकी डिटेलिंग करेंगे। अभी तक हमने संबंध की काफी बात की है, अब इसको भी 2 कैटेगरीज में रख रहे हैं कि मानव जिनके साथ में हमारा एक संबंध को पहचानता है वहां पर हम संबंध कह रहे हैं, और उसके बाद में हम सब मानवों के संपर्क में तो है ही, है ना। मतलब मैं एक कैब में बैठा, है ना, कैब में बैठा और कैब वाला मेरे को एक जगह से दूसरी जगह लेके गया, आधा घंटा लगा। अब वहां पर भी हमारा एक संबंध नहीं है जो हमने 7 संबंध बोले थे, लेकिन एक संपर्क तो
है ही। तो इस संबंध और संपर्क की क्लैरिटी हम आगे बढ़ेंगे तब कहेंगे, तब जो है जैसे जैसे रेफरेंस आएगा उसको पढ़ते हुए चलेंगे। संबंध एवं संपर्क के निर्वाह के लिए आधारभूत प्रेरणा स्रोत 4 है। तो इसके लिए ड्राइविंग फोर्सेस क्या है? सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था और विधि। यही जो है ये संबंध और संपर्क के निर्वाह के लिए ये 4 पिलर्स है बेसिकली। इसको जो है यहाँ पर धीरे धीरे करके देख रहे हैं। तो सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था और विधि पूर्वक मानव ने प्राप्त अर्थ का नियोजन करते हुए सुख की अनुभूति की कामना की। तो इस तरह से जो है ना, मतलब इन चारों को अब कैसे देखें, इसकी भी हमने पहले भी बात की थी, अभी दोबारा भी कर लेते हैं। तो जो संस्कृति वाला पक्ष है, हम जैसे इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग में जब हम बात करते हैं तो संस्कार की बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी भी एक बड़े मानव समूह की बात करेंगे तो उनकी जो कलेक्टिव थिंकिंग का जो स्तर है उसको हम सामाजिक स्तर पर संस्कृति कहेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति का संस्कार पक्ष एक हो सकता है, लेकिन एक पूरे समाज का भी ना एक संस्कार पक्ष होगा। सब ह्यूमन बीइंग का कलेक्टिवली क्या स्थिति बन रही है संस्कार के लेवल के ऊपर, उसको संस्कृति कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सीधा विचार से जुड़ता है। ठीक है, ये विधि जिसको कह रहे हैं ये सीधा अनुभव से जुड़ता है, ये सीधा जागृति से जुड़ता है। ये चारों शब्द जो है ना ये एक दूसरे से रिलेटेड है एंड दे फीड ईच अदर। अगर हम इसका बनाएं एक डायग्राम तो 4 सर्कल्स में बना सकते हैं एंड फॉर ऑल 4 ऑफ देम दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो एक अनुभव वाला आयाम है, इसको विधि कह रहे हैं। एक विचार वाला आयाम है, इसको संस्कृति कह रहे हैं। एक एक व्यवसाय वाला आयाम है ना, तो समाज चलेगा कैसे, कुछ लोग डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ लोग इंजीनियर्स बनेंगे, है ना, कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो कितने हमको इंजीनियर्स बनाने हैं, कितने हमको डॉक्टर्स बनाने हैं, ये किसी कुछ अनुभव संपन्न लोग, सो कॉल्ड, ऐसा एज्यूम किया जाता है, कुछ समाज को चलाने वाले, जिसको हम सरकारों के रूप में देखते हैं, जिनको हम आईएएस ऑफिसर के रूप में देखते हैं, ये लोग टोटलिटी में ध्यान रखते हुए देश में या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने किसान चाहिए, है ना, वो, और उस हिसाब से फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और फिर इस उसी सारे हिसाब से इन सब लोगों की को फैसिलिटेट करना, है ना, किसान है तो उसको ठीक तरह से खाद मिले और सबका किसी का शोषण भी ना हो। तो ये व्यवसाय से रिलेटेड चीजें काफी सारी जो है अगर हम सोच कर देखें तो इसमें व्यवस्था पक्ष में आ जाती है। और फिर उसके बाद में सभ्यता जो है ये हुआ बेसिकली कि सामाजिक स्तर पर और व्यवहार का आयाम जो है ना, मतलब लोग एक दूसरे के साथ में व्यवहार कैसे करते हैं, परिवारों में व्यवहार कैसे होता है, संबंधों में व्यवहार कैसे होता है, और सामाजिक लेवल के ऊपर व्यवहार क्या हो रहा है, तो उसको जो है सभ्यता कह रहे हैं। तो सभ्यता हो गया जो सामाजिक और व्यवहार आयाम, संस्कृति हो गया विचार आयाम, थॉट डायमेंशन, व्यवस्था जो हो गया इसको बोला कि ये जो है बेसिकली व्यवसाय वाला डायमेंशन, और विधि जो है ये हो गया हमारा अनुभव वाला डायमेंशन। तो इन चारों को देखते हुए जब हम देखते हैं तो इनके के अनुसार मानव ने प्राप्त अर्थ का नियोजन करते हुए सुख की अनुभूति की कामना की है ना, कि आदमी जो कुछ भी करे एंड में कहता है हाँ यार, एंड में लगे कि हाँ अच्छा रहा, ठीक हुआ, है ना। हम हमने पढ़ाई की, हमने घर में कोई भूमिका निभाई तो हाँ घर में जैसा चाहते थे वैसा हुआ, ऑफिस में कोई भूमिका निभाई, हाँ जैसा सोचा था वैसा हुआ, देश में कोई भूमिका निभाई, जैसा सोचते थे वैसा हुआ। तो वो जो एक तृप्ति की कामना है वो मानव में रहती ही है। और बेसिक पीड़ा क्या है कि जो हम चाहते थे एंड रिजल्ट देखना वो देखने को नहीं मिलता है, वो फिर अपने अंदर एक तरह से अतृप्ति वाली फीलिंग जो है ये अपने में टटोल कर देखने वाली बात है कि क्या हम किस स्थिति में खड़े हैं। तो जितना जितना उस अतृप्ति को पहचान पाते हैं और ऐसा लगता है कि भाई हाँ कहीं पहुंचना था, वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा कि करना क्या है, फिर अपनी एक जिज्ञासु के रूप में विद क्यूरोसिटी अपनी एक तलाश शुरू होती है। उसी के लिए मध्यस्थ दर्शन एक प्रस्ताव। ठीक है, तो जब एकाकी तो छोटी से बड़ी इकाई तक ने अर्थ का उपयोग और उपभोग करके सुखी होने का प्रयास किया। छोटी से बड़ी इकाई मतलब छोटी से बड़ी मानव इकाई, बच्चों से लेके बड़े तक सबने जो है
अर्थ का उपयोग और उपभोग करके बेसिकली कंजम्पशन बेसिस के ऊपर सुखी होने की कोशिश की है। पर जब ऐसा प्रयोग से उसे सुख की उपलब्धि नहीं हुई एकाकी प्रयोग से, तो समाज का गठन हुआ। तो ऐसा लगा कि भैया शायद हम भयभीत है, अपना ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अकेला फैमिली या कुछ कम लोग सब कुछ चीजें नहीं बना पाते हैं, तो एक समाज का गठन करते हैं। तो समाज का गठन किया गया, और क्योंकि अभी तक जागृत समाज नहीं है, तो बाबा जी ने इसको भ्रमित समाज कहा है। अभी तक हम जा खड़े हैं। तो समाज में बेसिकली बाबा जी ने पहचाना है, ऐसा प्रस्ताव दिया है, कहीं और उसका रेफरेंस आएगा कि 3 चीजों की जरूरत जो है ना मानव को है। एक है भय से मुक्ति, एक है वस्तुएं, और एक है जागृति या समझदारी। ठीक है? तो अभी तक मानव ने समझदारी को आवश्यकता के रूप में पहचाना नहीं है, परिवारों में भी नहीं पहचाना है और समाज में भी नहीं पहचाना है। तो भय से मुक्ति चाहिए, इसको पहचाना है, वस्तुएं चाहिए, इसको पहचाना है। तो अभी तक जितने भी समाज के गठन हुए हैं, वो भय से मुक्ति के लिए और वस्तुएं मिल जाएं, इसके बेसिस के ऊपर समाज का गठन हुआ है। ये अधूरा कार्यक्रम है, इसीलिए इसी को भ्रमित परंपरा कहा गया। तो तीसरा जो है मानव को जरूरत जो है वो समझदारी की, समझ की, समाधान की, जागृति की जरूरत है। ये समाज ने या परिवारों ने अभी तक पहचाना नहीं है। जब वो भी पहचान में आता है और फिर व्यवस्थाएं अलाइंड विद दैट बनती है कि भय से भी मुक्ति चाहिए, वस्तुएं भी चाहिए और समझदारी भी चाहिए, फिर हम जो है वो जागृत मानव परंपरा। तो अभी तक जो समाज का गठन हुआ, ये भ्रमित समाज का हुआ, भ्रमित परंपरा का हुआ। लेकिन इनमें भी गठित समाज में संपर्क एवं संबंधों के निर्वाह के लिए नियम स्वीकृत हुए। इन नियमों का सभ्यता एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में या रेफरेंस में अध्ययन करने का प्रयास किया गया। इन सबको हम पहचानने की कोशिश करते ही हैं, और इन्हें आवश्यकीय तथा अनावश्यकीय नियमों के रूप में माना गया। तो जब हम इनको पहचानने जाते हैं, तो फिर हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि भैया ये वाले नियम जो है ये ठीक है, ये वाले ठीक नहीं है। तो उसको जो है फिर वो आवश्यकीय और अनावश्यकीय, ये भी हम सबका अपना अपना जो है वो उसमें फिर एक वो रहता है, मतलब क्या कहेंगे, अपना अपना व्यू पॉइंट रहता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में, कि जो विधि पूर्वक नियम बनाए गए हैं, जो उनको हम बोलेंगे वैध नियम, है ना। एक वैध और अवैध शब्द जो है वो हिंदी भाषा में है ही। तो जो विधि के अकॉर्डिंग नियम बने हैं, उनको हम इवेंचुअली जागृत परंपरा में आवश्यकीय नियम कहेंगे। और जो जो विधि से अलाइंड नहीं है, उनको हम अनावश्यकीय नियम जो है वो हम कह सकते हैं। ठीक है? तो आवश्यकीय और अनावश्यकीय जो है, अभी तक हम लोगों ने उसको ऐसा माना कि हम सबका व्यू पॉइंट है। अभी हम यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में उसको विधि के साथ में, विधि के रेफरेंस में देख सकते हैं। तो इन्हें ऐसा मानने और प्रयोग करने हेतु प्रेरणा देने के लिए व्यवस्था और विधि का जन्म हुआ। अभी लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं, वहां पर हमें व्यवस्था भी अव्यवस्था जैसी ही लगती है, विधि जो है वो विधि नहीं लगती है। इसको हम समझ लें, ताकि आगे चल करके फिर व्यवस्था विधि जो है उसको हम उसके कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें चला सकें। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रकाश में संस्कृति सम्मत विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ना, संस्कृति सम्मत विधि व्यवस्था मतलब संस्कृति अलाइंड विद विधि एंड व्यवस्था, है ना। तो ये सब एक दूसरे के साथ में, मतलब एक दूसरे के साथ में चले, मतलब ऐसा हम कुछ एक अपने जीने के कुछ नियम बना लें, सभ्यता जो है जैसे कि सामाजिक नियम बना लें, लेकिन वो विधि की अगर समझ नहीं होगी, तो ये अगर उससे अलाइंड नहीं होंगे तो चीजें फिर ठीक नहीं होंगी। तो ये संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था, ये सब जो है एक दूसरे से अलाइंड रहेंगे। सम्मत का मतलब है अलाइंड। तो जब भी सम्मत शब्द आए, ऐसा कह सकते हैं, संस्कृति अलाइंड विद विधि व्यवस्था। इसको सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त अर्थ क्या है, अर्थ तन मन धन की सदुपयोगात्मक नीतियों का निर्धारण। तो अब ये बाबा जी जो प्रस्ताव दे रहे हैं कि अब मध्यस्थ दर्शन में हम निर्धारण करके सदुपयोगात्मक नीतियों का निर्धारण हुआ, इसको हम मध्यस्थ दर्शन में धर्म नीति कह रहे हैं।
तो अभी आने वाले पेजेस में धर्म नीति के ऊपर कुछ पेजेस जो है वो इसी चैप्टर में आएंगे भी। धर्म नीति मानव का वैभव है। तो ये तन मन धन जो है इसको यूज करते हुए तीन चीजें बनती हैं। एक होता है वस्तुओं का उत्पादन, दूसरा होता है वस्तुओं की सुरक्षा और तीसरा होता है वस्तुओं का सदुपयोग। तो वस्तुओं का उत्पादन ये आएगा अर्थनीति के अंतर्गत। वस्तुओं की सुरक्षा यानी वस्तु मतलब ये अर्थ की सुरक्षा, तन मन धन की सुरक्षा, ये आएगा राज्य नीति के अंतर्गत। और तन मन धन का सदुपयोग ये आएगा धर्म नीति। तो उत्पादन अर्थनीति हो गया, सुरक्षा राज्य नीति हो गया और सदुपयोग जो है वो धर्म नीति हो गया। तो यहाँ पर सदुपयोगात्मक नीतियों का निर्धारण हुआ, इन्हें धर्म नीति की संज्ञा दी। ठीक है। सामाजिक एक सूत्रता को बनाए रखने के लिए, अमानवीयता से मुक्ति के लिए, जिससे मानव को तन मन के धन की सुरक्षा भी होती रहे, इसको राज्य नीति बोला गया। तो अभी जैसे हमने कहा ही, तन मन धन का सदुपयोग धर्म नीति है, तन मन धन की सुरक्षा जो है ये राज्य नीति है। सामाजिक इकाई होने के कारण एक मानव के तन मन धन की सुरक्षा के साथ परिवार, समाज, राष्ट्र की सुरक्षा अपने आप सिद्ध है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एक इंडिविजुअल के तन मन धन की सुरक्षा होगी या उसके परिवार की होगी। जब इसको एक नियम के रूप में चलेंगे तो परिवार, समाज, राष्ट्र सभी की सुरक्षा जो है वो उसमें इनहेरेंट होगी, इंक्लूसिव आ ही जाएगी। यह उसी स्थिति में संभव तथा व्यवहार्य है, मतलब प्रैक्टिकल है, जब मानव से लेकर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जीवन में एक सूत्रता है ना, सभी का ध्यान जो है वो एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर की तरफ जाएगा। एक विधि है अस्तित्व की, सभी का उसकी तरफ जाएगा, तभी इस एक सूत्रता के बेसिस के ऊपर ही अखंड समाज होगा, तभी आदमी भय से मुक्त होगा। अभी जो गलतियां होती हैं बेसिकली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली हम देख ही रहे हैं कि अभी हमारी जैसे ये सुरक्षा की बात हो रही है, तो हम बल्कि काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज की भी सुरक्षा नहीं कर पाए है ना। हम अपनी हवा की सुरक्षा नहीं कर पाए, हम सुरक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए इसीलिए हवा कम हो रही है। हम पानी की सुरक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए पानी जो है वो कम हो रहा है। मतलब काफी ऐसा एकेडमिक सर्कल्स में बोलते ही हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो वो पानी के लिए होगा। तो पानी के लिए अगर वर्ल्ड वॉर होने की जरूरत पड़ रही है तो हम बेसिकली पानी की सुरक्षा नहीं कर पाए, और सुरक्षा नहीं कर पाए तो मानव भयभीत होता ही है। फिर भयभीत होता है तो छीना झपटी शुरू होती है, और वो छीना झपटी शुरू होती है तो आदमी दुखी होता है। तो मूल में क्या था, हम पानी की सुरक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए पानी के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की बात हो रही। बड़ी सिंपल सी चीज है, पानी की सुरक्षा नहीं कर पाए। क्यों नहीं सुरक्षा कर पाए? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम इसकी एक सूत्रता नहीं बना पाए, है ना। अब भारत में पानी का क्या हो रहा है, मतलब वी से के इट इज अवर बिजनेस, नोबडी एल्स हैज टू से एनीथिंग ऑन दिस। अमेरिका वाले पानी का क्या कर रहे हैं, तो वो जो मर्जी कहें, वो ये कहेंगे कि भैया ये इट इज अवर बिजनेस, नोबडी एल्स हैज टू से एनीथिंग। तो जब तक इसको अखंड समाज के रूप में एक सूत्रता नहीं बनेगी थिंकिंग के लेवल के ऊपर, तब तक टुकड़ों के रूप में इस धरती को देखा जाएगा। आदमी भय से मुक्त हो ही नहीं सकता, है ना। ये तो सिर्फ हमने कितना फ्रीली अवेलेबल पानी की हमने बात कर ली, फिर बाकी चीजें जिनके लिए पैसा चाहिए होता है, खाना, कपड़े, घर, दवाइयाँ, मतलब उन सब चीजों के लिए भी आदमी भयभीत है, बड़ी आसानी से समझ में आता है ना। तो ये जो भय को जो है, भय को मतलब जो अमानवीयता है, वो सिर्फ कोई मेरी मेरी जेब ना काट ले, ये इतने इतने तक अमानवीयता नहीं है। हमने अस्तित्व में एक विधि है, उस विधि को समझा नहीं है ना। जिन लोगों को हमने योग्य समझे, माना और अपना देश चलाने के लिए चुन लिया, और सिर्फ हमने नहीं, पूरी दुनिया में 200 के करीब देश हैं, सबने अपनी सरकारें चुनी। ये सब अपने अपने देशों के बेस्ट लोग मिल करके ये अस्तित्व की विधि को नहीं समझ पाए पिछले सैकड़ों सालों से, है ना। तो एक अमानवीयता का जो है, जिसको जागृति की, समझदारी की कमी के हिसाब से, समाधान की कमी के हिसाब से देखें, तो ये वाला एंगल बड़ी क्लियरली हमको यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इस पेज में जो हमने देखा, ये हमारी एक क्लैरिटी थोड़ी सी बनी।
इतनी बात ठीक हो गई, इतनी हमारी अभी तक पठन हुआ था। तो हम इसके बाद आगे चल सकते हैं। इतने तक का किसी का प्रश्न जा रहा हो, कोई ध्यान आ रहा हो तो बताइए। राजनीति, जी जी, राजनीति से सीधे सीधे लगता है कि जो हमारे देश हैं आज की डेट में, हम्म, हम उसको वहां पर करते हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जो परिकल्पना है, वो है एक अखंड समाज की, इंटरनेशनल लेवल पे। हम्म, तो हम सब जान रहे हैं कि हमारा एम तो वहीं पर है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमें परिवार के लेवल पे जो है काम करना है। और हम ऐसे कितने परिवार बना पाते हैं, कितने जागृत परिवार हो पाते हैं, तभी हम उस बड़े गोल को वहां तक पहुंच पाएंगे। तो हमारे जो ये नेता हैं, या जो मतलब जो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अ, मतलब ये तो एक बड़ी ही, मतलब कहना चाहिए, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो समय की व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा तो मुझे भैया लगता है। ये ना मेरे को ऐसा लगता है कि काफी बार हम काफी हताश हो जाते हैं। अभी महेश भाई भी कुछ पहले कहना चाह रहे थे। महेश भाई आपके पास में बाद में आते हैं, पहले रजत भाई की बात को हैंडल कर लेते हैं। तो ना काफी ऐसा हम सिचुएशन होपलेस सी लगती है कि भैया बहुत बड़ा काम है, लेकिन हमने भैया जो पिछले, मैं तो 2014 में मेरा पहला शिविर हुआ था, तो पिछले 6-7 साल में मैंने बड़ी क्लियरली देखा कि इसको ना थोड़े से परिवारों के रूप में ना देखा जाए। इस कंटेंट की ताकत की इस कंटेंट में इतनी ताकत है, इस कंटेंट में इतना दम है कि लोगों के सामने बात होती है। तो हमने ऑलरेडी, हमारे साथियों ने काफी जगह के ऊपर काफी सीनियर लेवल पे लोगों तक पहुंच गए हैं। कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनके वाइस चांसलर्स ने, और वाइस चांसलर के पास में अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे चलाना है उसकी काफी ऑटोनॉमी सी रहती है, काफी अथॉरिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो गुजरात में एक यूनिवर्सिटी है, आत्मीय यूनिवर्सिटी। इधर राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है, AISC करके है, सरदार शहर में। और हमारे कई IITs हैं। इन इन लोगों ने मध्यस्थ दर्शन के कंटेंट को अपने कंटेंट के साथ में इंटीग्रेट कर लिया है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है भैया कि थोड़े से छुटपुट परिवार हैं जो सिर्फ ये जी रहे हैं, तो ये देशों तक कैसे पहुंचेगी, सरकारों तक कैसे पहुंचेगी। ये यूनिवर्सिटीज तक अगर ऑलरेडी पहुंच चुकी है ना, मतलब जब बात करते हैं तो ये वाइस चांसलर्स को भी अपील करती है, एंड दे वांट टू इंटीग्रेट दिस कंटेंट विद देयर मेन स्ट्रीम एजुकेशनल कंटेंट, और कर भी रहे हैं। दिल्ली के तो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी जो हैं, वो पूरा का पूरा जीवन विद्या को अपनी स्कूल एजुकेशन के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और कितने सेमिनार्स, कितनी वर्कशॉप्स, कितनी टीचर्स की तैयारी करी, हैप्पीनेस करिकुलम बना रहे हैं। तो चीजें जो है व्यवस्थाओं तक भी पहुंचेंगी। और ये तो भैया अभी ऐसा हुआ कि अभी तो काम करने वाले लोग बहुत कम थे, है ना। अभी तो 10-20 लोग थे जिन लोगों ने ये यूनिवर्सिटीज और अगर सरकारों तक इतना पहुंच गए हैं। अभी तो हम लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, हम भी मेहनत से काम करेंगे, रिजल्ट भैया अपनी आंखों से देख कर जाएंगे काफी कुछ, ऐसा पूरा का पूरा विश्वास बनता है। पूरी दुनिया में नहीं पहुंचेगा, लेकिन काफी जगह पे पहुंच रहा है, इतने तक का एक विश्वास बनता है। जी भैया, धन्यवाद। भैया आपकी हाँ जी, बात को अमेन, बिल्कुल होना ही चाहिए। मैं भी यही विचार रखती हूँ कि हम जीते भी कुछ बदल देख के जाएं, अगली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। बिल्कुल। आपकी होप से मुझे और होप मिल गई है। थैंक यू सो मच भैया। ये तो देखिए, मतलब हमारे साथ में तो जैसे जैसे भैया अभी अभी बेसिकली हो क्या रहा है, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लिमिटेशन है। रजत भाई, आपके साथ में हमारा संपर्क जो है ना सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से हुआ, कोरोना आ गया, और आप भी, मेरे को लग रहा है कि पिछले 1 साल से इंडिया भी नहीं आ पाए होंगे, है ना। जब चीजें ठीक होंगी, नॉर्मल टाइम से आप इंडिया आए, और यहाँ पर हमारे जैसे कितने साथी हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। आज सवेरे हम, मेरी एक दूसरी मीटिंग थी, वहां पे राजीव सांगल जी भी थे। अब राजीव सांगल जी जो है वो IIT बनारस के डायरेक्टर रिटायर हुए 1 साल पहले या 2 साल पहले, ठीक है। IIT बनारस के डायरेक्टर, ठीक। तो उन्होंने इस पूरे के पूरे कंटेंट को, उनका अपना पहला शिविर जो है ना 2005 में हुआ था,
तो 2005 से लेके उन्होंने जिस भी आईआईटी या जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उन्होंने काम किया, वहां पर इस कोर्स को इंटीग्रेट किया। और राजीव सांगल जी की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में हर साल 2 बार मीटिंग्स होती हैं। सारे आईआईटीज के जो डायरेक्टर्स रहते हैं उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में। तो इनके आईआईटी वगैरह में काम हो रहा था, तो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया जब कलाम साहब इंडिया के प्रेसिडेंट थे। तो आपकी पता नहीं जानकारी में भैया आपसे मेंशन किया है कि नहीं किया कि कलाम साहब ने 2006 में राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं ना, जब जी इंडिपेंडेंस डे की ईव पे, पूर्व संध्या पे, तो उसमें अपने 20 मिनट की स्पीच में 3 मिनट जीवन विद्या के बारे में बोला था। ये आपको जी भाई, ये बात हुई है हमारी पहले। जी जी जी, मैंने वो वीडियो देखा है, यूट्यूब में है वो वीडियो। हाँ, जी तो मतलब बेसिकली क्या है भैया कि काम अच्छा होता है तो प्रेसिडेंट तक भी पहुंचता है ना। तो जी अभी भाई, ठीक है, मतलब अभी कम लोगों के पास पहुंचा है। अभी व्यवस्था में हमको जितना वाइड स्प्रेड हम इसको देखना चाहते हैं, वाइड स्प्रेड तो क्या, अभी तो नेग्लिजिबल जैसा ही दिखता है, छुटपुट कहीं पे थोड़ा बहुत दिखता है। हम लोग मेहनत करते रहेंगे जितना हो गया। मेरे को तो वो भी काफी काफी अपने आप में एक उपलब्धि के रूप में देखता हूँ, है ना। और वो उसको देखते हुए आगे उससे ज्यादा ही कर पाएंगे हम लोग सब मिलके, ऐसा मेरे में बिल्कुल क्लियरिटी बनती है भैया, विश्वास बनता जी भाई। है। महेश भाई कुछ कह रहे थे। मेरा भैया दूसरा दूसरा सवाल था मेरा, ये था जैसे आप बता रहे थे कि 3 तरीके से जागृति मिलती है, एक भय से मुक्ति, एक समाधान, और एक आपने बोला। नहीं, तो वो सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया। ये आप बोला करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अभी बात ठीक से नहीं रखी गई। मानव समाज का गठन करने के 3 मूल कारण है। अच्छा, ये जागृति के 3 मूल कारण नहीं है? जागृति की मानव समाज, अब इसको सोचिए कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। मानव समाज का गठन करने के मूल में 3 कारण है। पहला, भय से मुक्ति। मतलब मानव ने ये सोचा कि मैं जंगल में अकेला रहूंगा अपने बीवी बच्चों के साथ में, हम 10-20 लोग होंगे तो हम इतनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर एक शहर या नगर बना लिया जाए, टाउन बना लिया जाए और 10,000 लोग इकट्ठे रहेंगे तो हम अपने को पशुओं से बचा पाएंगे। ये ठीक लगती है बात कि नहीं लगती? राइट। तो मानव समाज के गठन का पहला मूल कारण था भय से मुक्ति। दूसरा मूल कारण है भौतिक समृद्धि, है ना। अब भौतिक समृद्धि मतलब फिर से वापस जाते हैं, एक जंगल में 20 लोग हैं या सिर्फ 50 लोग हैं, उनका एक कबीला है, क्या वो अपना एक टीवी स्टेशन चालू कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या वो अपनी कार की फैक्ट्री लगा सकते हैं क्या? ठीक है। तो एकदम से पता चलता है कि भौतिक समृद्धि के लिए भी एक जन बल चाहिए, है ना। तो वो जन बल से क्या होगा कि कुछ लोग किसी चीज के ऊपर ध्यान देंगे, कोई लोग किसी चीज पे ध्यान देंगे, फिर उसमें विकास होगा, फिर सब एक दूसरे का जो है वो जो जरूरतें हैं वो पूरी कर पाएंगे। कोई डॉक्टर बनेंगे तो वो दवाइयां बना लेंगे, है ना। कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेंगे तो वो कार बना लेंगे। इस तरह से भौतिक समृद्धि जो है ये भी मानव समाज के गठन का एक मूल कारण रहा। ये भी ठीक लगती है बात, है ना। तो अभी तक जो है ना, भ्रमित परंपरा में ये 2 कारण रहे मानव समाज के गठन के लिए, भय से मुक्ति और भौतिक समृद्धि। अब बाबा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्चुअल में अस्तित्व सहज विधि में एक तीसरा कारण भी था, वो मानव के ध्यान में नहीं आया, वहां पर गलती हो गई। हमें समझदार भी बनना है ना। हमें जागृति भी चाहिए। जब जागृति चाहिए, इसकी स्वीकृति कहीं पर हो जाती है, परिवार में हो जाए, समाज में हो जाए, है ना। तो फिर जो है वो जो है ना वो एक जागृति की परंपरा बन जाएगी। फिर शोषण नहीं होगा, फिर अव्यवस्था नहीं, तो वो जागृत समाज बनेगा। अगर ये जागृति की तरफ ध्यान नहीं रहता, सिर्फ भय से मुक्ति और भौतिक समृद्धि की तरफ ध्यान रहता है, तो फिर वो भ्रमित परंपरा बनती है। ये बात हुई। ठीक है भैया, है ना? अच्छा, नाइस।
तो ये आप बोलिए, जब भी आप बोलेंगे तो पता चलेगा कि वो बोलना किस किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, तो क्लियरिटी। अब आप दोबारा बोलिए जो मैंने बोला, लेट अस सी कितना पहुंचा। भैया मानव समाज को गठित मतलब एक ग्रुप में आने के लिए की वजह है ये 3 चीजें थी, हाँ जिसके अंदर भय से मुक्ति और भौतिकवाद जो है वो हम कहीं ना कहीं पूरा कर पाए, मगर समाधान तो वो एक काफी दूसरा कारण है, वो हर बारी सुनते उस तरफ, हाँ उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो उस तरफ मेहनत भी नहीं की, बस, है ना। तो इसीलिए भ्रमित परंपरा चल रही है। जैसे ही उसकी तरफ ध्यान होगा, जिसका उस तरफ ध्यान जाएगा वो शिफ्ट होता जाएगा। वो जो एक बार शिफ्ट हो जाता है वो वापस इधर, एक बार जिसको मानवीयतापूर्ण जीने का सुख मिल गया भैया, वो अमानवीयता नहीं करेगा। ऐसा जितना क्लियरली हम इसको अपने में फील कर पाते हैं, अपने में देख पाते हैं, उतना ये विश्वास बनता है कि भैया ये सबके साथ में ऐसा ही होने वाला है ना। सबके साथ नहीं होगा, मेजॉरिटी के साथ में हो जाएगा, तब भी बढ़िया है। ठीक हो गया इतना? हाँ भैया, थोड़ा सा ये भी ऐड करना था कि बाबा जी ने कुछ चंद लोगों के साथ में जो जागृति का जो जीवन है अपना आगे का जागृत होने के बाद काटा, और अब वो स्ट्रेंथ जो है वो मल्टीप्लाई होके कई थाउजेंड्स में हो गई है अक्रॉस ग्लोब। तो आई थिंक फिंगर क्रॉस्ड, और आगे जाके भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो रजत भैया थोड़ा सा इस पे डिसअपॉइंट ना होए। शायद आइंस्टाइन ने भी नहीं सोचा था कि मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो उस चीज को एंजॉय कर पाएगा, शायद वो खुद शरीर छोड़ गया इसको करके। नहीं, मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ। आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू मतलब उसको अपने थॉट में रखने की कोशिश कर रहा था कि पानी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, लेकिन हम मतलब जिस लेवल पे हमें सोचना चाहिए, जो एक एक यूनिट है, एक इकाई है, वहां पे कितनी डिसहार्मनी है, और इस वजह से हम समस्या में पड़ जा रहे हैं। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कॉन्टेम्पलेट दैट। बिल्कुल ठीक। तो अभी तक ना भैया क्या हुआ, ये जैसे राज्य नीति जिसको कह रहे हैं ना, तो अभी तक राज्य नीति बेसिकली इसका जो एक बुनियाद है ना, जो बेसिक थॉट है, वो ये है कि हमें अपनी चीजों को दूसरों से बचाना है, राइट। पड़ोसी देश है वो हमारा दुश्मन है, उससे अपनी टेरिटरी बचानी है ना। या अपने समाज में भी अगर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, है ना, जो शोषण कर रहे हैं, तो उनसे अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी रक्षा करनी है। तो अभी तक ये है कि हम ठीक है, दूसरे लोग हमारा नुकसान करना चाहते हैं, हमें अपने आप को उनसे बचाना है। ये एक राज्य नीति का मूल सिद्धांत रहा। अभी यहाँ पर बाबा जी ने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया कि जब तक हमारा अपना ध्यान सदुपयोग की तरफ नहीं जाएगा, तब तक दूसरे मेरा नुकसान करेंगे, ये तो बाद की बात है। मैं खुद भी अपना नुकसान कर जाऊंगा। मतलब हमारे देश में अगर पानी की कमी हो रही है, हमारे देश में अगर हवा खराब हो रही है, तो ये पड़ोसी देश कर रहे हैं या हम खुद ही कर रहे हैं? हम खुद ही कर रहे हैं। हम खुद ही कर रहे हैं। तो हम हाँ, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसके सदुपयोग का मालूम नहीं है। पानी का सदुपयोग क्या था ये हमको नहीं पता, हवा का सदुपयोग क्या था ये हमको नहीं पता, मिट्टी का सदुपयोग क्या था ये हमको नहीं पता। तो जिसका हमें सदुपयोग नहीं पता, उसकी हम सुरक्षा नहीं कर पाते। ये बाबा जी बड़ी क्लियरली कह रहे हैं, सदुपयोग ही सुरक्षा है। तो जब तक हम किसी चीज की वैल्यू का ठीक तरह से आंकलन नहीं करते, तब तक हम उसका दुरुपयोग कर जाते हैं, और दुरुपयोग ही असुरक्षा है, सदुपयोग ही सुरक्षा है। तो दूसरों से भी बचाना है और अपनी गलतियों से भी अपनी चीजों को बचाना है। जी, मुझे एक 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 उदाहरण याद आ रहा है हाँ कि जी। जब मेरे से कोई पानी मांगता है, तो मैं ग्लास को पूरा नहीं फिल करता हूँ, मैं उसको आधा ही देता हूँ। तो जो मेरी पत्नी है, वाइफ है, वो हमेशा इससे परेशान रहती है कि मैं तुमसे पानी मांग रही हूँ तो तुम आधा ग्लास क्यों देते हो मेरे को। तो मेरा पता समाव सबकॉन्शियसली ये है कि हाँ भाई इसको पहले फिनिश कर लो, हाँ, और जरूरत उसके होगी तो और बाद ले जो लेना, है, बिल्कुल। हाँ,
और जनरली हम देखते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं किसी उसमें, तो हमें पूरे पूरे फुल मतलब ग्लास पूरे पूरे मिलते हैं, और उसमें से हम केवल 2 बूंद पीते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि मतलब ये भी एक है जी। भैया चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल। जी जी जी। भैया आपने देखा होगा वो सुशी का, जो अनीशा दीदी वाला, अनीशा मदान दीदी का। हाँ मैंने देखा था, मतलब मैंने देखा ऐसे इन पासिंग देखा था, वो बता रहे थे कि घर की चीजों के लिए। मैं शायद शेयर करना भूल गई, मुझे कुछ शेयर करना था, मैं भूल गई भैया। तो हाँ मैं, वो आपने लास्ट वीक बोला था कि यस मैं शेयर करूंगी। अच्छा मैं वो डालती हूँ दैट एवरीबडी मस्ट वॉच। मैं नहीं बोल रही 100% हमने करना चाहिए, बट इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में गई, वो कहीं ना कहीं लेटर स्टेजेस, एवरीथिंग हैज टू बी डन स्टेप वाइज, वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये उत्पादन, सुरक्षा और सदुपयोग, ये 3 स्टेजेस हैं एक्चुअल में, है ना। उत्पादन, सुरक्षा और सदुपयोग। उत्पादन अर्थनीति, सुरक्षा राज्य नीति, सदुपयोग धर्म नीति। ये जो है ना एक टेबल हम अपने सामने बनाकर रख लें कि इस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रखें। तो ये ना राज्य नीति है, ये राजनीति नहीं है। अभी जिसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं वो राजनीति कहलाती है। तो यहाँ पर बाबा जी राजनीति शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, राज्य नीति शब्द यूज कर रहे हैं, है ना। पॉलिसी ऑफ द स्टेट, नीति मतलब पॉलिसी, राज्य मतलब स्टेट। ठीक हो गया जी। तो और भी पढ़ सकते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ लेंगे। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेती हूँ भैया। हाँ पढ़िए शिल्पा दीदी प्लीज। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दया में निष्ठा एवं विश्वास का स्थापना तथा परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक व्यवहार से मुक्ति। वैचारिक पक्ष के परिमार्जन से तथा विकास से ही परधन, पर नारी, पर पुरुष एवं पर पीड़ा युक्त व्यवहार का उन्मूलन संभव है। विचार का परिमार्जन केवल इससे श्रेष्ठ शक्ति के प्रभाव में आने पर ही संभव है, क्योंकि यह नियम है कि अविकसित विकसित के सानिध्य में ही विकास की प्रेरणा पाता है और विकास को प्राप्त करता है। विचार पक्ष का परिमार्जन मात्र चित्त के प्रत्यावर्तन से ही संभव है, जिससे वैचारिक पक्ष में मानवीयता के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होकर तदनुरूप व्यवहार संभव है। राजनीति का क्षेत्र अर्थ की सुरक्षा से अधिक संबंध होने के कारण इसका संबंध भौतिक वस्तुओं से अधिक है, अतः इसका धर्म नीति के आश्रय में होना अनिवार्य व अपरिहार्य है। आगे पढ़ो क्या? हाँ पढ़ लीजिए, 2 भी पढ़ लीजिए, ये जल्दी हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नीति से राष्ट्रीय नीति को प्रेरणा व दिशा, राष्ट्रीय नीति से सामाजिक नीति को प्रेरणा व दिशा, सामाजिक नीति से पारिवारिक नीति को प्रेरणा व दिशा और पारिवारिक नीति से मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए प्रेरणा व दिशा प्राप्त होती है। इसकी भिन्न पद्धति से भी नीति निर्धारण होती है, जिससे कि मानव समाज के लिए व्यक्ति की महत्ता तथा व्यक्ति के लिए मानव समाज की महत्ता प्रतिपादित होती है। इसके साथ ही व्यक्ति से लेकर संपूर्ण मानव समाज की एक सूत्रता का महत्व ठीक है, बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे, यहाँ तक ही पढ़ेंगे। होता है। ठीक है, थैंक यू दीदी। ठीक है, बाकी का इसके बाद देखेंगे। तो
ये जो था, जैसे मैं कह रहा था कि अनुभूति यहाँ से शुरू हो रही है, तो प्रिंटिंग में यहाँ पे लिखा गया है। तो राज्य नीति का शब्द इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में लिख रहे हैं, राज्य नीति से साकार होने वाली उपलब्धि के मूल तत्व ये हैं, है ना। क्या होगा राज्य नीति से? स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दया में निष्ठा एवं विश्वास, जिसको हम दयापूर्ण कार्य व्यवहार कह रहे हैं, इसकी स्थापना, तथा पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार से मुक्ति। ये जो है राज्य नीति से साकार होने वाली उपलब्धि के मूल तत्व हैं। यही अगर आपको ध्यान हो तो जिसको हम सामाजिक नियम कहते हैं, है ना, तो वो भी यही है। तो ये जो है वो राज्य नीति में आएगा, जिसको हम वो सुरक्षा वाला पार्ट कह रहे थे ना, तो ये सुरक्षा वाला पार्ट जो है वो इसमें आ गया। इसको बाबा जी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैचारिक पक्ष के परिमार्जन से, परिमार्जन मतलब क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट से, तथा विकास से ही पर धन, पर नारी, पर पुरुष एवं पर पीड़ा युक्त व्यवहार का उन्मूलन संभव है। तो वैचारिक पक्ष में ही जब क्वालिटेटिव चेंज आएगा, तभी इन चीजों में चेंज आएगा, तभी ये चीजें खत्म होंगी। मतलब ये पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा, ये वाला कार्यक्रम जो है, इसका उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़ने वाला काम जो होता है। मूल मतलब जड़, तो उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़ना, तभी ये खत्म होना इसका पॉसिबल है। अब विचार का परिमार्जन कैसे होगा? अब ये सारा काम वैचारिक पक्ष के परिमार्जन से होगा, तो विचार का परिमार्जन कैसे होगा? विचार का परिमार्जन केवल इससे श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रभाव में आने पर ही संभव है। तो विचार का परिमार्जन मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, तो मैं ही अपने विचार के साथ में हूं, तो मेरे विचार का परिमार्जन तब संभव होगा जब मैं इससे श्रेष्ठ शक्ति के प्रभाव में आएगा। तो वो श्रेष्ठ शक्ति जो है जीवन में है। अभी मेरा अपनी श्रेष्ठ शक्ति पर, जैसे मतलब इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि 4.5 क्रिया से 10 क्रिया तक जाना है, राइट। तो 4.5 क्रिया में तो हर मानव बाय बर्थ है ही। अब वो 4.5 से 10 क्रिया में जाना ही विचार का परिमार्जन है। तो ये कैसे संभव है? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, आगे बढ़ना। तो वो 10 क्रिया है, पहले तो ये सूचना मिले, है ना। मेरे में 10 क्रिया पॉसिबल है, इसकी तरफ ध्यान जाए। किसी और ने वो 10 क्रिया के साथ में जिया हुआ है, उसका एक एग्जाम्पल सामने रहता है, फिर उसका आचरण मेरे को स्वीकार होता है, और फिर मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। तो श्रेष्ठ शक्ति जो है वो 4.5 से ऊपर वाली जो है, बुद्धि और आत्मा और चित्त में जो चिंतन वाला पार्ट है, जिसको गेटवे टू जागृति बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रभाव में विचार आएगा। विचार 4.5 क्रिया में है, जैसे हमने काफी बार बात की। भ्रमित मानव भी विचार तो करता ही है ना। ऐसा नहीं है भ्रमित मानव विचार नहीं करता, भ्रमित मानव भी विचार करता है। विचार से श्रेष्ठ शक्ति जो है वो बुद्धि और आत्मा है। तो बुद्धि और आत्मा के नियंत्रण में विचार आ जाए, मतलब न्याय धर्म सत्य जो है वो विचार में आ जाए। अभी तक न्याय धर्म सत्य की क्लियरिटी नहीं रहती, उस तरफ ध्यान नहीं रहता, तो विचारों में प्रिय हित लाभ जो है वो हावी हुआ रहता है। तो विचार में प्रिय हित लाभ तो पहले से था ही, और वो ही पूरी जगह घेर के बैठा था। उसमें जब न्याय धर्म सत्य आ जाता है, तो प्रिय हित लाभ को जितनी जगह चाहिए उतनी जगह में वो काम करता है। वो प्रिय हित, तो वो न्याय धर्म सत्य के नियंत्रण में रहता है, प्रिय हित लाभ, है ना। तो न्याय धर्म सत्य जो है वो बड़ी शक्ति है, वो श्रेष्ठ शक्ति है, उसके प्रभाव में आने पर संभव है ना। तो वो दूसरे से भी प्रेरणा मिलेगी, और इवेंचुअली जब अपने में ध्यान जाएगा तो फिर स्वयं ही जागृत हो जाएंगे, और फिर हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। अब ये ऐसा संभव का भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि यह नियम है कि अविकसित विकसित के सानिध्य में विकास की प्रेरणा पाता है ना। अजागृत मानव जो है वो जागृत मानव के सानिध्य में विकास की प्रेरणा पाता है, और इवेंचुअली विकास को प्राप्त करता है।
विचार पक्ष का परिमार्जन मात्र चित्त के प्रत्यावर्तन से ही संभव है। यही हमने अभी बात की भी कि 4.5 क्रिया से आगे जो बढ़ना है तो वो चित्त के रास्ते से ही बढ़ना है। चित्त में वो जो चिंतन वाला पार्ट है, यहाँ पर मेरे को हमेशा लगता है कि हम जो अपनी जीवन क्रिया वाली स्क्रीन है उसको एक बार बार देखते रहें, ताकि हमारा उसमें ये ध्यान बना रहे कि ये 4.5 क्रिया है। तो इसमें ये जो हमारा चित्त वाला पार्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया, यहाँ पर जो है चिंतन, ये कॉन्टेम्पलेशन जिसको कह रहे हैं, ये चिंतन है। तो चित्त से जो है बेसिकली अपवर्ड्स जब हम जाते हैं, है ना, तो जो है वो हमारा समाधान वाला रास्ता, जागृति वाला रास्ता जो है वो उस पर बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो विचार वाला पार्ट है, जो ये थॉट कह रहे थे, थॉट ही विचार है, ये यहाँ पर वृत्ति में हो रहे हैं। तो ये जो है जब ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, चित्त बुद्धि आत्मा, चिंतन वाली क्रिया हमारी एक्टिवेट हो और उसके बाद में बुद्धि और आत्मा इसकी तरफ ध्यान जाए, फिर उनके अकॉर्डिंगली विचार और मन और शरीर काम करता है। ये जागृत मानव का आचरण है। तो जब भी मुझे लगता है कि ऐसे जीवन क्रिया की थोड़ी सी बात आती है, इस स्क्रीन को हम बार बार देखा करें जीवन क्रिया की। आप लोग भी, मेरे को लग रहा है कि ये हमारे को अच्छे से मेमोराइज हुई रहनी चाहिए। जीवन क्रिया ही इसका मेन है, सारा का सारा बुनियाद। तो विचार पक्ष का परिमार्जन मात्र चित्त के प्रत्यावर्तन से संभव है। तो प्रत्यावर्तन जो है ये नीचे से ऊपर समझने वाला काम जो है ना, पहले हम चित्त को समझते हैं। तो चित्त में क्या है, दुनिया में जो अभौतिक रियलिटीज है संसार में, है ना, उनकी तरफ ध्यान जाता है। जब तक ये चिंतन से शुरू होता है। चिंतन मतलब एक कॉन्टेम्पलेशन वाला पार्ट जो है, कुछ अभौतिक रियलिटीज है, ये एक भाव पक्ष है। मानव सिर्फ शरीर नहीं है, जीवन शरीर को चलाता है। ये समझने की पहले हमारे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, फिर हम उसको समझना शुरू करते हैं। ये जो है ये चित्त के प्रत्यावर्तन से, मतलब पहले हम चित्त को अच्छे से समझते हैं, फिर बुद्धि आत्मा उसको समझते, उस रास्ते पे चल रहे। इससे वैचारिक पक्ष में मानवीयता के प्रति आदर सम्मान का भाव उत्पन्न होकर फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा मानवीयता पूर्ण व्यवहार होता है, ये कह रहे हैं इसमें। तो वैचारिक पक्ष का परिमार्जन जो है ये करना है बेसिकली, है ना। ये हमारी पॉलिसीज में, एजुकेशन में, पेरेंटिंग में ये इस तरफ ध्यान जाए। इसका हमको ये वैचारिक पक्ष का परिमार्जन ही विचार का पोषण है ना। तो ये शोषण और पोषण जो है हमारा चैप्टर का नाम है। तो ये धीरे धीरे हमें ये परत खुल रही है कि पोषण क्या है, ये वैचारिक पक्ष का पोषण करना है। ठीक है। राज्य नीति का क्षेत्र अर्थ की सुरक्षा से अधिक संबद्ध होने के कारण इसका संबंध भौतिक वस्तुओं से अधिक है ना। तो इट इज लार्जली फोकस्ड ऑन भौतिक वस्तुएं। धर्म नीति इससे बड़ी चीज है ना। तो राज्य नीति जो है उसका धर्म नीति के आश्रय में होना अनिवार्य है ना। इसको हम वो ट्रेडिशनल चीज शब्दों में ना जाएं कि जो भी हम ये जो ट्रेडिशनल रिलीजियंस कह रहे हैं, दे शुड बी डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट्स, ऐसा नहीं कह रहे हैं। धर्म नीति बोला क्या, तन मन धन का सदुपयोग। तन मन धन का सदुपयोग क्लियर हो जाए तो वो वाली क्लैरिटी के साथ में फिर राज्य नीति जो है वो उसमें अपनी पॉलिसीज जो है वो बनेगी। तो धर्म नीति के अंतर्गत जो है वो राज्य नीति है, ऐसा जो है वो क्या, और फिर राज्य नीति के अंतर्गत अर्थ नीति, ऐसा जो है वो क्या। ठीक है। तो ये मोटा मोटा सा हमारी इतनी बात हो गई। ये इसमें कुछ ध्यान जा रहा हो या कुछ और बात करनी हो तो बताइए। सोम भैया भी बताते हैं शुरू में परिचय शिविर में भी ना, ये राजनीति और धर्म नीति मतलब इस तरीके से नहीं होता। वो ये बताते हैं कि जब राजा जब सरकार चलाता है या फिर एक शिक्षक जो है, मतलब एजुकेशन सिस्टम है, जब वो सरकार चलाती है तो वो अभी वो कैसे रिप्लेस हो गया, कैसे स्वैप हो गया चीजें जो हैं वो। तो
वहां पे वो ध्यान जाता है। हाँ, वो उस तरीके से भी रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है, मतलब हमारे को ना सारे इनपुट्स मिलते रहे ना। ये जैसे आदरणीय नागराज जी ने जिस तरह से रखा है, ये भी हम पढ़ के जाते हैं, तो ये एक तरह से हमारा ध्यान जाता है ना। फिर जैसे हम शिविरों में बात करते हैं, तो सोम भैया और बाकी सब लोग भी अपने अपने तरीके से जो है वो बात को रखते ही हैं। मतलब मेन मुद्दा ये है कि हमारी अपनी क्लैरिटी बन जाए इन सब मुद्दों पर। बाकी भैया विचार का परिमार्जन तो ये समझ बन रही है कि खुद से ही करना पड़ेगा। श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में जुड़कर हो सकता है, मगर करना खुद ही पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे पहले ये थॉट था कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिलेगा, वो नैया पार करा देगा, वैसा नहीं है। नहीं भैया, ये अपने में ही क्लियर होगा। जब तक हमारे में अपने में ना भैया, मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ, ये एक क्लैरिटी नहीं बन जाए, और जो क्लैरिटी बनती है उसको मैं व्यक्त करके ही तृप्त होता हूँ, है ना। जैसे अभी रजत भाई उदाहरण दे रहे थे कि भैया मेरे को पानी का दुरुपयोग पसंद नहीं है, तो जब जब अपने विचार में ये सेटल हो गया, ये गहरे से स्वीकार हो गया कि मुझे पानी का दुरुपयोग स्वीकार नहीं है, तो ये मेरे आचरण में आएगा ही आएगा, है ना। फिर कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, है ना। तो अभी हमें पानी को बचाना है, ये समझ में आया, तो हम उसके ऊपर लग जाते हैं। जब अपनी ये क्लैरिटी बनती है कि भैया मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं, ये क्लैरिटी बनती है, तो फिर इसके बिना भी गुजारा नहीं होता। अरे यार, ये तो इतनी इतनी गहरी चीज है, इसको बताए बिना मैं रुक नहीं सकता, ये मेरे आचरण में आएगा ही। लेकिन ये गहरी स्वीकृति तभी बनेगी जब अपने अंदर से मैं इसको स्पष्ट रूप से देख पाता, है ना। ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इसको मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ से मैं ड्रिवन हूँ, है ना, कहाँ पर काम ठीक हो रहा है, मेरे रोजमर्रा के आचरण में, मेरे व्यवहार में भी मुझसे कुछ गलतियां होती हैं, कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक भी काम हो रहा है, तो ठीक हो रहा है, तब मेरे अंदर की जीवन क्रिया कैसी चल रही है। जब ठीक नहीं हो रहा है, तो ये जीवन क्रिया में क्या गैप्स हैं, अभी क्या चीज अभी ठीक तरीके से नहीं हुई है, इसकी तरफ जब लगातार ध्यान बना रहता है, तो भैया प्रोग्रेस होती है। मतलब ये बिल्कुल क्लियर बात। ठीक है, तो ये दो अनुभूतियां और भी थी, छोटी छोटी हैं, इसको भी कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय नीति से राष्ट्रीय नीति को प्रेरणा व दिशा, बिल्कुल ठीक बात है। जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, है ना, जो पॉलिसीज होंगी, तो जिसको हम विधि की बात कर रहे हैं वहां पर बनेंगी, उससे सब कंट्रीज को प्रेरणा मिलेगी। फिर राष्ट्रीय नीति से फिर लोकल लेवल के ऊपर जो समाज है वहां पर प्रेरणा व दिशा मिलेगी। फिर लोक जिसको सामाजिक नीति कह रहे हैं, सामाजिक नीति से फिर परिवार के लेवल तक प्रेरणा और दिशा मिलेगी। और फिर पारिवारिक नीति से मानव को, हर इंडिविजुअल को मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए प्रेरणा व दिशा प्राप्त। तो ये जो है बिल्कुल ठीक सी बात लगी रही है। एक्चुअल में अभी भी अगर हम देखें तो मोटा मोटा सा क्या हो रहा है, जिसको हम भौतिक समृद्धि की बात कर रहे हैं, तो वो भी दुनिया में किसी किसी जगह पे किसी चीज का बहुत विकास हो जाता है, कोई एक व्यक्ति या कोई एक टीम ऑफ पीपल जो है वो किसी चीज का आविष्कार कर लेती है, कुछ डेवलपमेंट कर लेती है। फिर वहां से फिर वो जैसे किसी समय में आज से 25 साल पहले मोबाइल टेलीफोन्स बने, है ना। कुछ उसी से ही कुछ कम ज्यादा में कभी लैपटॉप्स बने, है ना, कभी कारें बनी थी, तो किसी एक जगह से शुरू हुई, किसी एक व्यक्ति ने या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने शुरू किया। फिर धीरे से पता लगा कि अरे हाँ यार, ये तो सब देशों को जरूरत है, तो वो धीरे से सब देशों तक पहुंची, फिर सब देशों तक पहुंची तो सब शहरों तक पहुंची, सब शहरों तक पहुंची तो सब परिवारों तक पहुंची। तो भौतिक समृद्धि के क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है, इसमें भी ऐसा ही होगा, जागृति में भी, है ना। कोई कोई एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इसमें कोई चीज रखेंगे, जो बाबा जी क्लेम कर रहे हैं कि मैं रख रहा हूँ, लेकिन कहीं से भी बात आए, मतलब जहां पर स्वीकृति बन जाएगी कि लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये हमारे काम की चीज है, फिर उसकी जो है वो एक चाहना बनती है। इस तरह से वो इंटरनेशनल लेवल से हर इंडिविजुअल तक परकोलेट डाउनवर्ड्स करती है।
ये इस पैराग्राफ में, इस अनुभूति में ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन बन रहा है। और फिर इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कहा गया कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के इंटरेक्शन में भी ऐसा काम होता है। तो ये मोटा मोटा सा जो है हमने इतनी अभी आज रीडिंग की और डिस्कशन भी किया, है ना। यहाँ पर एक शब्द आया था अपरिहार्य, है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी को ऐसा लगे कि थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है। इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इनएविटेबल जो है वो कह सकते हैं, ये ऐसा ही है ना। तो अनिवार्य इज इनएविटेबल, नहीं वर्ड कौन सा है? अपरिहार्य, है ना। तो अनिवार्य मतलब एसेंशियल एंड अपरिहार्य मतलब इनएविटेबल। ठीक है, तो अभी मतलब कुछ अभी तक जितनी बात हुई इस पे कुछ बात रखनी हो तो बताएं, नहीं तो थोड़ा सा आगे भी जैसे संबंध एंड संपर्क की मैंने कहा था बात आएगी। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा एक हल्का सा हम ग्राउंड वर्क 5 मिनट में कर लेते हैं यहाँ पे, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। कोई पहले की जितनी बात हो उस पर कुछ प्रश्न वगैरह हो तो वो कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ी सी संबंध और संपर्क की बात कर सकते हैं। बताइए। आगे कर लेते हैं भैया। तो एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर मतलब पूरा तो नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये आगे भी यहाँ तक भी चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। संबंध एवं संपर्क के विषय में एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है, इन दोनों में दायित्व का निर्वाह, है ना, दायित्व कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दायित्व का निर्वाह आदान प्रदान के आधार पर होता है। परंतु दोनों में भेद यह है कि संबंध की परस्परता में प्रत्याशाएं, प्रत्याशाएं मतलब एक दूसरे के प्रति आशाएं, विच इज म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर, इसको प्रत्याशा बोल रहे हैं। कि संबंध की परस्परता में प्रत्याशाएं पूर्व निश्चित रहती है, प्री डिफाइंड रहती है, तथा इसके अनुरूप ही आदान प्रदान होता है। ये तो होता है संबंध में। अब संपर्क में क्या होता है? संपर्क में आदान प्रदान परस्परता में पूर्व निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए संपर्क में आदान प्रदान ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। किसी ने किया तो किया, नहीं किया तो भी हम शिकायत करने वाले नहीं बनते, है ना। इसका सोम भैया जैसे उदाहरण देते हैं कि हम अगर ट्रेन में कहीं पर जा रहे हैं और 24 घंटे की जर्नी है और हम ट्रेन में बैठे, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि हम घर से अपना घर का खाना लेके आए हैं, है ना, कि ट्रेन में जो है वो अपना खाना खाएंगे। तो अपना खाना लेके आऊंगा, और अगर ट्रेन में किसी दोस्त ने भी आना है वहां पर मिलेंगे तो उसके लिए भी लेके आऊंगा, इतना तो बनता है। लेकिन वहां पे 10 लोग बैठे होंगे और सबके लिए खाना लेके जाऊंगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं ना। मैं ट्रेन में बैठा हूं और मेरे साथ वाले ने खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया, और मैं शिकायत करूं कि भैया तुम मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए, तो बड़ा मतलब कॉमेडी जैसी ही लगेगी कि भैया मतलब तुम्हारे लिए क्यों लेके आओ। क्योंकि हमारा ट्रेन में जो फेलो पैसेंजर है वो संपर्क की कैटेगरी में आ रहा है, वो संबंध की कैटेगरी में नहीं आ रहा है ना। तो संबंध की कैटेगरी में प्रत्याशाएं जो है, जो म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस है, दे आर वेरी वेल डिफाइंड। संपर्क में वो ऑप्शनल रहती है ना। तो अब ये संबंध में जो है वो पूर्व निश्चित कैसे रहती हैं, ये काफी बार शुरू शुरू में सवाल बना रहता है कि हाउ आर दे वेल डिफाइंड। हम तो घर में रहते हैं, घर के लोगों को ही एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, कई बार तो जिंदगी निकल जाती है, उसकी भी क्लियरिटी नहीं बनती। तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि संबंधों में
एक्सपेक्टेशंस जो है वो वेल डिफाइंड है। तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो मूल्यों को कह रहे हैं। तो संबंधों में 18 मूल्य हैं, है ना। 9 जो है वो स्थापित मूल्य और 9 जो है वो शिष्ट मूल्य। बाबा जी ने बिल्कुल डंके की चोट पे बोला है कि ये 18 मूल्य जो है ये यूनिवर्सल है। धरती पे कोई भी मानव कभी भी, आज वाला भी, 2000 साल पहले रहने वाला भी और 2000 साल बाद रहेगा तो वो भी, अगर जब परिवारों में या संबंधों में साथ साथ रहेंगे तो ये वाले जो संबंधों में मूल्य हैं ये यूनिवर्सल है। इसकी एक्सपेक्टेशन हर एक संबंधी को अपने संबंधी से रहती ही है। ठीक है, तो अभी हमारा उन मूल्यों की तरफ ध्यान नहीं गया, तो हम संबंधों में गलतियां क्या हो रही हैं परिवारों में, कि जो प्रत्याशाएं हैं, जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो प्रिय हित लाभ में ढूंढ रहे हैं। हमारी मोस्टली जहां पर गलतियां होती हुई दिखती हैं वहां पर एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस प्रिय हित लाभ के दायरे में एक्सपेक्टेशंस है ना। मैं तुम्हारे घर गया था तो ऐसा खाना तुमने बनाया है यार, हम तो इतना अच्छा बनाते थे, है ना। या हमारी ऐसी आवभगत कर रहे हो, हम तो तुम्हारी बहुत करते थे। और हमारे तो शिविरों में करते हैं तो कई लोग ईमानदारी से क्या ही देते हैं कि मैं एक बार अभी चित्रकूट में 2 साल पहले शिविर कर रहा था, तो वहां पे काफी विलेज बैकग्राउंड से आए हुए थे लोग। ठीक है, तो विलेज बैकग्राउंड वाले भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरे को एक लेडी थी, उनका बड़े अच्छे से शेयरिंग आई, उन्होंने रखा कि अभी हम लोग रिसेंटली एक शादी से आए, तो अब आप ये बात बता रहे हो तो मेरा भी ध्यान जा रहा है कि हम ही ने काफी नखरे किए थे कि ये साड़ी जो आप हमको दे रहे हो, शादियों में जो रहता है ना एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह देने में, वहाँ चित्रकूट में भी रहता होगा। तो उन्होंने साड़ी दी और हमको साड़ी पसंद नहीं आई, तो हमने तो उस पर भी काफी नखरे किए। ठीक है, तो आदमी का सही तरफ ध्यान जाता है तो मेरे से कहाँ कहाँ पर गलतियां हुई हैं, बड़ी ईमानदारी से शिविर में भाव ठीक बना रहता है, तो चीजें जो है वो शेयरिंग में होकर भी सामने आती। तो अभी हम लोगों ने प्रत्याशाएं जो है वो पूर्व निश्चित क्या रखी हुई है। हमने इतना किया था, हमने इतना शगुन डाला था, तुमने कैसा डाला। हमने ऐसी आवभगत की थी, तुमने कैसी की। हमने ऐसा गिफ्ट दिया था, तुमने कैसा किया। हमने तुम्हारे दामाद के साथ ऐसा किया था, तुमने हमारे दामाद के साथ में क्या किया। अभी अभी जो है ये सारी की सारी चीजें जो है ये प्रत्याशाएं, ये जिंदगी प्रिय हित लाभ के आसपास है ना। प्रिय हित लाभ में सार्वभौमिकता नहीं है, यूनिवर्सैलिटी नहीं है। तो ये जो पूर्व निश्चित है ये संबंध में पूर्व निश्चित है, और संपर्क में भी कम से कम, अब क्या लिखा, संपर्क में भी कुछ तो ऐच्छिक है कि भैया साथ वाले की खाना लेके गए या नहीं लेके गए वो अपनी इच्छा है, लेकिन कम से कम परस्परता में स्वधन। स्वधन का मतलब भैया मेरे लिए खाना नहीं लेके आए वो तो ठीक है, लेकिन मेरी जेब तो नहीं काटोगे, ये वाली तो एक्सपेक्टेशन अपने फेलो पैसेंजर से भी रहती ही है ना। मैं बाथरूम जाऊंगा तो मेरा सूटकेस तो नहीं उठा के लेके चला जाएगा, ये वाली एक्सपेक्टेशन तो फेलो पैसेंजर से भी रहती है। तो संपर्क में परस्परता में स्वधन, स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार की अपेक्षा रहती ही है। इसीलिए इनको सामाजिक नियम भी बोला गया। सामाजिक नियम मतलब समाज में तो सब एक दूसरे के साथ में, अब किस कौन साथ में बैठेगा पता नहीं है, तो समाज में सब लोग जब साथ में रहेंगे तो ये इतनी अपेक्षा जो है ये कम से कम रहती है। स्वधन, स्वनारी स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य, इसकी अपेक्षा फिर भी रहती है। और ये संपर्क में हो गया, और संबंध में तो जो 18 मूल्य है वो वेल डिफाइंड है, उसकी हमने बात। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा समय था, ये थोड़ी संबंध और संपर्क में भी हम इनिशियल यहाँ पर एक ग्राउंड वर्क अपना कर लें, आप लोगों को भी फूड फॉर थॉट मिल जाएगा। कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप भी थोड़ा और सोच के आए होंगे तो डिस्कशन और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इतना और बताएं। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बढ़िया भैया। हाँ तो अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी शैलेंद्र भाई भी आए, राहुल भाई भी आए, चलिए बढ़िया है। रितु जी तो आई गई थी, प्रतिभा जी भी आई। तो प्रतिभा जी कैसा चल रहा है सेशन? अच्छा लग रहा है भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, भैया नमस्ते। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते। चलिए ठीक है। राहुल भाई नहीं। कब ज्वाइन किया आप?
मैं 3 बजे के करीब ज्वाइन किया था भैया, थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात क्या नहीं, हुआ मतलब था? हाँ, मैंने बीच में देखा नहीं था तो मैं देखा, और रितु जी भी थोड़ा सा आई गई थी 10-15 मिनट बाद, तो बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते सभी को। Thank you.